हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये लेक्चर देख रहा है उसके हिसाब से सीएमए पुष्पकांत के कॉन्सेप्ट कैप्सूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 12th कॉमर्स के रिवीजन सीरीज में आपका ये और एक नया लेक्चर मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विसेज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। लॉन्ग आंसर्स इस चैप्टर से आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है हम लोगों को। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वही वाले क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ बैंक। तो ये बहुत बार आता है एग्जाम में, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। साथ ही फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक आपने पढ़ा था, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, वो भी एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। फिर इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, ये सब एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स में आने वाले क्वेश्चन है बच्चों, और एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो आपको ये सबको मैं बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करवाने वाला हूं। तो अपने वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अच्छा, अपना टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिलवा दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी रिवीजन लेक्चर्स है मैं इसी चैनल पे डालने वाला हूं। साथ ही ये जो रिवीजन का नोट्स है, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सीरीज, और सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने बताया बहुत बार आता है एग्जाम में। अभी आता है 8 मार्क्स के लिए, तो आपको कंटेंट भी 8 मार्क्स के हिसाब से देना है। और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले मीनिंग लिखते हो, फिर डेफिनेशन लिखते हो, फिर इसके बाद एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन लिखते हो, लास्ट में कंक्लूजन लिखते हो। तो लिखना बहुत ज्यादा रहता है इसके अंदर, लेकिन हम लोग तभी भी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव करने के लिए हम लोग इस तरीके से लिखे कि एग्जामिनर कहीं पे मार्क्स काट ही ना पाए। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ हमारा कॉमर्शियल बैंक, सॉरी टाइप्स ऑफ बैंक। अब टाइप्स ऑफ बैंक जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में क्लासिफाइड है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। सेंट्रल बैंक है, फिर उसके बाद कॉमर्शियल बैंक है। कॉमर्शियल बैंक के 3 टाइप है, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक के भी 3 टाइप्स थे, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर स्पेशलाइज्ड बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक है। रीजनल रूरल बैंक के अंदर एक्जिम था, सिडबी था, नाबार्ड था, और एक सेविंग्स बैंक था। तो ये इन डिटेल चार्ट था, सिंपल एकदम शॉर्टकट चार्ट में आप लोगों के लिए बताऊं तो सेंट्रल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, स्पेशलाइज्ड बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, एक्सचेंज बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंक है, और लास्ट सेविंग्स बैंक है आपका। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया आपके कितने टाइप्स के बैंक है। अब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसको टैकल कैसे करोगे, कैसे लिखने वाले हो, उस पर चलते हैं हम लोग। तो इन डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे इसका, इन डिटेल आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है बच्चों मीनिंग। अब मीनिंग में जैसे कि मैंने 2 पार्ट दिया हुआ है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, आप ऐसे पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके लिखोगे, बहुत बढ़िया आंसर बनेगा बच्चों, ऐसे ही लिखना। तो मीनिंग सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग में हम लोगों को बोल रहा है कि भाई द टर्म बैंक इज कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मींस ब्रांच। तो ये जो बैंक शब्द है, ये बैंक आया हुआ है फ्रेंच वर्ड से, बैंको विच मींस बेंच था। सेकंड बोलता है अ बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच डील्स विथ डिपॉजिट एंड एडवांसेस एज वेल एज अदर रिलेटेड सर्विसेज। बैंक का एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है बच्चों, डिपॉजिट में डील करता है कि पैसे डिपॉजिट किया जाएगा, और किस में डील करता है, एडवांसेस में डील करता है, और कुछ रिलेटेड एक्टिविटीज में जो हमने पढ़ा हुआ था फंक्शंस में, हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। आगे बोलता है इट ऑफर्स सेवरल मनी रिलेटेड सर्विसेज टू फुलफिल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर के बहुत सारे सर्विसेज को ये बहुत सारे सर्विसेज देने का ये कस्टमर को काम करता है। डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन हमने पढ़ा था, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों दोनों डेफिनेशन याद करना। छोटे छोटे हैं, 2-2 लाइन के डेफिनेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद करना बच्चों। पहला डेफिनेशन बोलता है एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो पहला डेफिनेशन किसके हिसाब से, एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्या बोलता है, बैंकिंग कंपनी मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जो ट्रांजैक्ट कर रहा है बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग का बिजनेस जो भारत में कर रहे हैं उसको हम लोग बैंकिंग कंपनी बोलते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरा डेफिनेशन हमको बोलता है, वर्ल्ड बैंक का डेफिनेशन दिया, द वर्ल्ड बैंक डिफाइंड हैज सॉरी द वर्ल्ड बैंक द वर्ल्ड बैंकिंग हैज डिफाइंड एज, बैंकिंग को कैसे डिफाइन किया गया है वर्ल्ड बैंक ने, डिफाइन किया है
एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टिंग ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft and other or otherwise. थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है लेकिन एकदम इजी है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा बच्चों। क्या बोलता है? एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। बैंक क्या करता है? पैसा एक्सेप्ट करता है फॉर द पर्पस लेंडिंग करने के लिए। उसके पास जो पैसा आप जमा करते हो वो रखे नहीं रहता बच्चों, वो रखे नहीं रहता, वो क्या करता है? सामने वाले को लोन दे देता है। अब जैसे कि मेरे पास ज्यादा पैसा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं बैंक में एफडी रख दिया। मैंने एफडी रख दिया तो एफडी का पैसा क्या बैंक अपने लॉकर में रखे रहता है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं रे बेटा। वो क्या करता है? उसको जिसको नीड रहता है उसको लोन दे देता है। अब जैसे कि कोई मिस्टर राम है, मिस्टर राम को वो क्या कर रहा है? मिस्टर राम को हाउस परचेस करना है तो उसने बैंक के अंदर हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया। तो हाउसिंग लोन के लिए उसने अप्लाई किया तो बैंक क्या करेगी? उसको लेंड कर देगी। लेंड करना मतलब लोन देना। आगे बोल रहा है और इन्वेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। जो पब्लिक से पैसा मिला है इन्वेस्टमेंट के रूप में, डिपॉजिट के रूप में, उसको भी वो क्या करती है? लेंड कर देती है। आगे बोलता है रीपेबल ऑन डिमांड। जैसे ही मैं पैसा मांगूंगा वैसे ही बैंक मेरे को रिटर्न भी कर देगी। ठीक है। एंड विड्रॉवेबल बाय चेक। वो पैसे को मैं कैसे विड्रॉ कर सकता हूं? चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकता हूं, या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू विड्रॉ कर सकता हूं, या और अदर 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 मतलब क्या बच्चों? अदर मतलब चेक, सॉरी, अदर मतलब आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, आज के टाइम पे यूपीआई हो गया। ये सब मेथड से भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या अदरवाइज किसी और रीजन, किसी और मोड से आप लोग जो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आगे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बैंक। टाइप्स ऑफ बैंक के ऊपर अब आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक के अंदर सबसे पहला जो टाइप दिया हुआ आपको, सेंट्रल बैंक। बच्चों एग्जाम में जरूर लिखना सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कौन सा है? द सेंट्रल बैंक इज द टॉप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम। आपके देश के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा बैंक है बच्चों ये। सेकेंड पॉइंट बोलता है इट कंट्रोल एंड रेगुलेट्स ऑल अदर बैंक्स। ये क्या करता है? दूसरे जो बैंक है उसको कंट्रोल एंड रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल एक सेंट्रल बैंक, उसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे बैंक। अब जैसे कि आपका किसी बैंक में अकाउंट होगा, पापा का किसी बैंक में अकाउंट होगा, मम्मी का किसी बैंक में अकाउंट होगा। ये सब जन जिस बैंक में अकाउंट खोल के रखे हैं, उस छोटे बैंक को कौन कंट्रोल करने का काम करता है? सेंट्रल बैंक। आगे आ जाते हैं। सेकंड बोलता है इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये तो आपको पता है, एग्जाम में लिखना भी है आपको। इंडिया में सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई वॉज स्टैब्लिश इन 1945। आजादी के 2 साल पहले आरबीआई आपका स्टैब्लिश हो चुका था। और आरबीआई कौन से एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944। क्या होता है बच्चों? पहले कानून बनता है, फिर उसके बाद वो पारित होता है। तो 1944 के अंदर आपका आरबीआई का एक्ट बन चुका था, लेकिन जो स्टैब्लिश हुआ, बैंक जो स्टैब्लिश हुआ वो 1945 में हुआ। तो ये हो गया मीनिंग सेंट्रल बैंक के बारे में। नीचे आते हैं थोड़ा। फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फंक्शन क्या है? सबसे पहला बोलता है कि वो फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मनी रिलेटेड पॉलिसी, बैंक वाले कितना लोन आगे पब्लिक को दे सकते हैं, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे सकते हैं, ये सब कौन डिसाइड करने का काम करता है? आरबीआई करता है। इकोनॉमिक्स में आपने रेपो, रिवर्स रेपो ये पढ़ चुका होगा मुझे जहां तक लग रहा है। तो रेपो रेट में क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर आरबीआई लोन देता है नॉर्मल बैंक्स को, या वो डिसाइड करता है कि भाई ये इतना मिनिमम रेट तुम लोग को मैं चार्ज करूंगा, रेपो रेट। आगे बोलता है इश्यू करेंसी नोट्स। आरबीआई करेंसी नोट इश्यू करने का भी काम करता है। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंक, गवर्नमेंट का बैंक कौन है बच्चों? आरबीआई है। और बैंकों का बैंक भी कौन है? आरबीआई है। तो ये हो गया पहला सेंट्रल बैंक। दूसरा कॉमर्शियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको कंपलसरी लिखना है। जितना बता रहा हूं उतना तो लिखना ही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने सिंपल वे में बताया बच्चों, आपको याद हो जाएगा। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको ये एज इट इज नोट्स मिल जाएगा। जैसे दिखा रहा हूं आपको वैसे ही एग्जाम में लिखना, फुल मार्क्स मिलने वाला है आप लोगों को। बोलता है कॉमर्शियल बैंक के बारे में, द बैंक विथ विच इंडिविजुअल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्ट आर कॉल्ड कॉमर्शियल बैंक। एक ऐसा बैंक जिससे इंडिविजुअल जैसे कि आप, मैं, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन? रिलायंस लिमिटेड हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, टाटा कंपनी हो गई हमारी, अडानी लिमिटेड हो गया, ये सब जो भी है, ये सब जो डील करते हैं जिस बैंक के साथ, उसको हम लोग कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। पहला। दूसरा बोलता है कॉमर्शियल बैंक हेल्प इन द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए कौन हेल्प करता है? आपका कॉमर्शियल बैंक, क्योंकि लोन वगैरह देने का काम पब्लिक को यही करता है। थर्ड बोलता है दे परफॉर्म 2 टाइप ऑफ फंक्शन। कॉमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन है जिसके डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहले तो यहां पे आ गया आप लोगों को, तो आप कैसे लिखोगे? छोटा छोटा लिख देना भाई। एक प्राइमरी फंक्शन है, एक सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों? प्राइमरी फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक
एंड लेंडिंग लोन्स टू द इंडिविजुअल एंड बिजनेसमैन। पब्लिक से पैसा लो और बिजनेसमैन या इंडिविजुअल जिनको रिक्वायरमेंट है उनको लोन दे दो, पहला हो गया। सेकेंडरी फंक्शन में एक एजेंसी फंक्शन है, दूसरा यूटिलिटी फंक्शन है। एजेंसी फंक्शन है, यूटिलिटी फंक्शन है। एजेंसी फंक्शन के अंदर क्या करता है, चेक को कलेक्ट करता है, बिल्स को पे करता है आपके बिहाफ में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके बिहाफ में बैंक पे कर देता है, तो वो एजेंसी फंक्शन है उसका। यूटिलिटी फंक्शन के अंदर ये लॉकर फैसिलिटी देता है, एटीएम देता है, मोबाइल बैंकिंग देता है, ये सब उसका यूटिलिटी फंक्शन है। तो कॉमर्शियल बैंक याद रहेगा आप लोगों को, उसके दो फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी का दो पार्ट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शन एजेंसी फंक्शन एंड यूटिलिटी फंक्शन। होप क्लियर होगा। टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स भी लिखना जरूरी है। कॉमर्शियल बैंक के तीन छोटे छोटे टाइप्स है, और एकदम छोटा छोटा मैंने आपको करके दिया, तो एग्जाम में जरूर लिखना। अब इसमें भी कट शॉर्ट मत मारना बच्चों तुम लोग, नहीं तो इसके अंदर भी शॉर्टकट मारने लगोगे, इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं होता। तो पहला बोलता है पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होता है, मेजर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल जो होता है वो गवर्नमेंट होल्ड करके रखता है। मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक का मोर देन 51% शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब को कौन इसका मैक्सिमम शेयर किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास में होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों का मिक्सचर हो। सेकंड बोलता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओन्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर बैंक को कौन ओन करता है, इंडिविजुअल या अदर प्राइवेट कंपनीज होल्ड करती हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, फिर उसके बाद एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सब क्या प्राइवेट बैंक है। फिर फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक स्टैब्लिश आउटसाइड इंडिया बट ऑपरेटेड इन इंडिया। कुछ ऐसे बैंक है जो बने तो थे भारत के बाहर, लेकिन आज के टाइम पे चल रहे हैं भारत के अंदर, जैसे कि सिटी बैंक आपने देखा रहेगा, एचएसबीसी बैंक देखा रहेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक देखा रहेगा। ये सब जो बैंक से बने थे भारत के बाहर लेकिन चल रहे हैं भारत के अंदर। ये सेकंड टाइप हो गया आपका कॉमर्शियल बैंक। होप क्लियर होगा, क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट चलते हैं। थर्ड पॉइंट बोलता है कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स बच्चों, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स एबीसीडी करके चार बता रहा है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन, रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं बच्चों, वो रजिस्टर्ड होता है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर। किसके अंदर रजिस्टर्ड होता है, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। बट उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्लियर रहेगा, लिखना है आपको। पर्पस क्या बोलता है, टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फार्मर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये किसको क्रेडिट फैसिलिटी देता है कोऑपरेटिव बैंक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देता है, फार्मर को देता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को देता है। पॉपुलैरिटी, ये कहां पे पॉपुलर है बच्चों, कॉमनली ये रूरल एरिया या सेमी अर्बन एरिया के अंदर पॉपुलर होगा या पॉपुलर होता है ये। डी बोलता है स्ट्रक्चर ऑपरेटेड 3 लेवल, 3 लेवल पे ये भी चलता है। क्या क्या लेवल है, पहला इसके टाइप्स आप बोल सकते हो या लेवल बोलते हैं हम लोग। इसके भी 3 टाइप है। सबसे पहला बोलता है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा कौन सा बच्चों, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड तीसरा है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। पहला दूसरा तीसरा याद रहेगा ना, पहला है प्राइमरी, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट, तीसरा है स्टेट। पहला प्राइमरी जो रहता है वो काम करता है, ये देखो, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फंक्शन एट विलेज लेवल, ये गांव के लेवल पे, गांव खेड़े लेवल पे ये काम करता है, विलेज लेवल पे। ये काम क्या करता है, कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड द पब्लिक, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट लेता है, रिसीव फंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्रोवाइड स्मॉल लोन्स टू द फार्मर। ये क्या करता है, पहले तो आप लोग फार्मर लोग जो रहते हैं, छोटे उस गांव के लोग रहते हैं, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। बाकी किसानों को तो जाए लोन चाहिए ताकि वो खेती कर सके, तो इसको फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है, इसको फंडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फंडिंग देते हैं। तो प्राइमरी को ऐसे याद रखो, प्राइमरी को कौन फंडिंग देता है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाले फंडिंग दे देते हैं। इसको डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट वाले फंडिंग देते हैं ताकि ये क्या करे, अपने गांव के लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम कर सके। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तो ये क्या बोलता है, ये ऑपरेटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल वो विलेज लेवल पे काम करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ये भी क्या करता है भाई, ये भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन देता है लोकल बिजनेसमैन एंड फार्मर्स को, और इसको फंडिंग कौन देने का काम करता है बच्चों, इसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फंडिंग देता है। तो लेवल समझा था ना आपने, सबसे छोटे लेवल पे क्या था, प्राइमरी, उससे थोड़ा सा ऊपर कौन था, डिस्ट्रिक्ट, और सबसे ऊपर कौन था, स्टेट। तो सबसे छोटे वाले बच्चे को कौन मदद करेंगे, पहला भाई दूसरा भाई दोनों मदद करेंगे, ऐसे याद रखो आप लोग। सबसे छोटे बच्चे को कौन मदद करेगा, बड़ा भाई छोटा भाई दोनों मदद करेंगे। वही मीडियम वाला जो भाई है आपका, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसको छोटा वाला भाई तो वैसे ही गरीब है, वो कहां से मदद करेगा, तो उससे जो बड़ा भाई है वो मदद करने वाला है, दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। तो ये क्या है, ये एपेक्स बॉडी एट द स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल की सबसे बड़ी बॉडी होती है ये प्रोवाइड करता है फंड्स टू द डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी
प्राइमरी सोसाइटीज, जो हमने देखा प्राइमरी वाले को भी देता है और डिस्ट्रिक्ट वाले को भी फंड देता है। ये किसके सुपरविजन में काम करता है? ये सुपरवाइजेस एंड मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ लोअर लेवल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये क्या करता है? ये सुपरवाइज करता है डिस्ट्रिक्ट एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शंस को। होप कोऑपरेटिव बैंक भी आपको क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या बोलता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड अ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सपांशन, मॉडर्नाइजेशन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करता है? मीडियम टर्म बच्चों, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लोन देता है। किसको? इंडस्ट्रीज को। क्यों? उनके एक्सपांशन के लिए, बिजनेस को बढ़ाना है, मॉडर्नाइजेशन के लिए, नए टेक्नोलॉजीज परचेस करके लाने, या नया प्रोजेक्ट कोई वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए लोन देने का काम करता है। दिस बैंक इनकरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इनकरेज करता है। एग्जांपल IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SFC स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, MSFC महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये 3 बैंक्स हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स हैं। फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन्स टू इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म, जैसे कि हमने पढ़ा कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन ये प्रोवाइड करता है एक्सपांशन के लिए। अंडरराइट शेयर ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये अंडरराइटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करता है। अंडरराइटिंग सर्विस क्या होता है? एसपी में आपने पढ़ लिया होगा, तभी भी मैं फटाफट बता देता हूं कि जैसे कि हम लोग नया शेयर इशू करने जाते हैं मार्केट में, फ्रेश इशू के लिए, तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मेरे पूरे के पूरे शेयर मार्केट में बिक जाएंगे बच्चों। देयर में भी चांसेस कि शेयर पूरे नहीं बिकेंगे, तो एक लिमिट दिया हुआ है कि भाई इतने % शेयर आपके नहीं बिके तो आप मार्केट में जा ही नहीं सकते, आपका शेयर लिस्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर राइटर्स के साथ में अंडर राइटिंग कर लेते हैं। तो अंडर राइटिंग सर्विस कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। लास्ट में होता है परचेस ऑफ डिबेंचर एंड बॉन्ड्स टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्री है, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, इनके बॉन्ड और डिबेंचर को भी ये परचेस कर लेता है उनको सपोर्ट करने के लिए। 5वां एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक कौन सा बैंक है? जो करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। तो दीज बैंक्स आर स्पेशलाइज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को हेल्प करते हैं। दूसरा बोलता है हेल्प इन स्मूथ फाइनेंसिंग डीलिंग बिटवीन कंट्रीज। तो ये फाइनेंसिंग को हेल्प करता है जब 2 कंट्रीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है। अब जैसे कि इंडिया कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है यूएस के साथ में, तो इंडिया में तो रुपीस चलता है, यूएस में डॉलर चलता है। तो ये बैंक क्या करते हैं? रुपीस को डॉलर और डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जैसे कि टोक्यो बैंक हो गया, HSBC बैंक हो गया, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं। फंक्शंस क्या है? फाइनेंस फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन। ये फॉरेन ट्रांजैक्शन को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। आप बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फंडिंग देगा ये। लेटर ऑफ क्रेडिट ये इशू करता है। डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज करता है। हैंडल रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स को ये हैंडल करता है। एकदम इजी तरीके से बताया आपको मैंने। नेक्स्ट 6वां रीजनल रूरल बैंक बच्चों। रीजनल रूरल बैंक, RRB जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं। तो रीजनल रूरल बैंक्स आर स्पॉन्सर्ड बाय द लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक। तो जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन लोग छोटे छोटे रीजनल रूरल बैंक ओपन कर देते हैं। आगे बोलता है दीज बैंक्स वेर एस्टैब्लिश इन 1975 टू सर्व रूरल कम्युनिटी। ये बेसिकली रूरल एरिया में चलाने के लिए ही बनाए गए, अर्बन या सेमी अर्बन एरिया में नहीं मिलते हैं। सेमी अर्बन एरिया में मिल भी सकते हैं लेकिन अर्बन एरिया में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? रीजनल रूरल बैंक। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे होता है इसका? जो इस बैंक का जो शेयर है 100% शेयर होता है, आपको ये मालूम है। 100% में से 50% होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 15% होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और स्पॉन्सर बैंक के पास 35% होता है। अब स्पॉन्सर बैंक कोई भी हो सकता है, वो चाहे प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, जो भी हो, कोई भी हो सकता है इसका। ठीक है, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में लिख दो कि एग्जामिनर खुश हो जाएगा, भाई बच्चों को पता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50%, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15% और स्पॉन्सर बैंक के पास 35% होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? मोबिलाइज डिपॉजिट फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। डिपॉजिट्स को ये मोबिलाइज करता है यार, गांव के जो किसान होते हैं उनको भी तो सेविंग होना चाहिए, तो इसके लिए ये हेल्प करता है। प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, छोटे मोटे किसानों को ये लोन देने का काम करता है। एग्रीकल्चर लेबरर को लोन देने का काम करता है, और रूरल आर्टिस्ट जो होते हैं उनको भी लोन देने का काम करता है ये। आगे बोलता है प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, गांव के डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करता है। होप क्लियर होगा ये। 7वां सेविंग्स बैंक। सेविंग बैंक का पर्पस ही होता है कि भाई पब्लिक के बीच में सेविंग को इंकरेज करें। तो देखो यही बोल रहा होगा यहाँ पे, द मेन एम ऑफ सेविंग बैंक इज टू इंकरेज स्मॉल सेविंग अमॉन्ग द पीपल, स्पेशली इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में पब्लिक के बीच में सेविंग्स का हैबिट बने, इसके लिए क्या बनता है बच्चों? सेविंग बैंक बनाया गया था। ये क्या बोलता है? प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट फैसिलिटी एंड प्रमोट फाइनेंशियल डिसिप्लिन। ठीक है, एग्जांपल क्या है?
पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग्स अकाउंट लोग ओपन करते हैं। कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये सब क्या है, सेविंग्स बैंक के एग्जांपल है। नेक्स्ट है बच्चों आपका इन्वेस्टमेंट बैंक। ये क्या करता है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट और बिजनेस को क्या करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विस देता है। आगे बोलता है हेल्प इन मैनेज एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेज बोल दिया मैंने, मर्जर। ये हेल्प क्या करता है, मर्जर, एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हेल्प करता है। आगे बोलता है कंडक्ट रिसर्च एंड गिव एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये एक रिसर्च भी कंडक्ट करता है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, और आपको एडवाइस करता है। और डू नॉट डील डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक, ये डायरेक्टली जनरल पब्लिक के साथ में डील नहीं करता है। ठीक है, नौवां पॉइंट स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक में बोलता है द स्पेशलाइज्ड बैंक प्रोवाइड ओवरऑल सपोर्ट टू द स्पेसिफिक सेक्टर फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस इन अ स्पेसिफिक एरिया। तो स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होता है, ये सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक सेक्टर को। स्पेसिफिक सेक्टर याद रखना, स्पेशलाइज्ड बैंक सपोर्ट करता है स्पेसिफिक सेक्टर को सेटिंग अप स्पेसिफिक बिजनेस इन स्पेसिफिक एरिया। तो ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है स्पेसिफिक सेक्टर में, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक बिजनेस खोलने के लिए। तो इसमें कौन से बैंक है, सबसे पहला एक्जिम, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, ये इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फंड्स प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय द कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशन एंगेज इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट फाइनेंसिंग। एक्जिम, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये हेल्प ही करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। दूसरा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश हुआ था 1990 के अंदर अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कानून बनाया गया था, तब इस बैंक को बनाया गया था, सिडबी को। ये सपोर्ट किसको करता है बच्चों, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को ये सपोर्ट करता है। आगे बोलता है प्रोवाइड फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेट्स इंस्टीट्यूशन इंगेज इन सिमिलर एक्टिविटीज। जो सिमिलर एक्टिविटीज में इंस्टीट्यूशन इंगेज है उनको भी ये सपोर्ट करने का काम करता है। थर्ड बोलता है नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सीधे सीधे दिख रहा है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, खेती बाड़ी के लिए और गांव के डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करने वाला है बच्चों। तो क्या बोलता है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर इन रूरल एरिया। तो फाइनेंस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के लिए। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट थ्रू आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू ये क्या करवाता है, नाबार्ड खुद सब जगह ब्रांच नहीं खोलता है बच्चों। रीजनल रूरल बैंक जो हमने ऊपर पढ़ा, उनको वो फंड देता है कि तुम क्या करो, तुम गरीब किसानों के बीच में फंड को बांटो ताकि वो लोग खेती बाड़ी कर सके अच्छे से। फोकस ऑन पॉलिसी प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑपरेशन, तो ये पॉलिसीज बनाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और लास्ट में बोलता है प्रोवाइड फाइनेंस टू इंस्टीट्यूशन नॉट इंडिविजुअल, ये इंस्टीट्यूशन को देता है, किसी भी पब्लिक, जनरल किसी किसान को जाके ये लोन नहीं दे रहा है बच्चों। ये किसको लोन दे रहा है, बैंक्स को दे रहा है, कोऑपरेटिव बैंक्स को दे रहा है, रीजनल रूरल बैंक्स को दे रहा है, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपने एरिया के किसानों को हेल्प कर सके। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बैंक। जैसे कि बताया था, आंसर लिखते ही कंक्लूजन लिखना बच्चों। तो कंक्लूजन में क्या बोलता है, द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज अ डाइवर्स एंड सर्व्स डिफरेंट नीड ऑफ सोसाइटी। ये अलग अलग जरूरतें सोसाइटी की पूरी करती है। द आरबीआई एक्ट एज द सेंट्रल अथॉरिटी while commercial and cooperative banks provide services to the public and rural community। तो आरबीआई क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है जो बैंकों को संभालने का काम करता है। वही जो कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक है वो पब्लिक को और रूरल कम्युनिटी को संभालने का काम करता है। डेवलपमेंट एंड स्पेशल बैंक सपोर्ट इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। जो डेवलपमेंट बैंक पढ़ा हमने, एग्रीकल्चर बैंक पढ़ा हमने, ट्रेड जो डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक पढ़ा हमने, वो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, न्यू मॉडल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, आगे टुगेदर ऑल बैंक्स इंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सब बैंक मिल के देश की भलाई के बारे में ही सोचते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, कंक्लूजन सीधे सीधे आप देखोगे ना, तो भाई सेंट्रल बैंक क्या काम करता है, कॉमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक पब्लिक को लोन देने का काम करता है, रूरल एरिया में काम करता है। डेवलपमेंट एंड स्पेशलाइज्ड बैंक इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम करता है। यही कंक्लूजन में लिख दिया मैंने। तो होप आप लोगों को ये समझ गया होगा। टाइप्स ऑफ बैंक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसका नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो कौन से टाइप्स हमने इसके अंदर रिवाइज किए, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के 3 टाइप, स्पेशलाइज्ड बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एक्सचेंज बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। अब बच्चों का क्वेश्चन क्या है, अब बच्चों का क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि सर 8 मार्क्स के लिए इतना लिखना है क्या? आपने तो छोटे छोटे पॉइंट्स ही दिए, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स में भी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए। तो बच्चों देखो, 1 मार्क्स के लिए आपको मीनिंग डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, 1 मार्क्स ही मिलता है, बचा हुआ 7 मार्क्स।
तो 7 मार्क्स के लिए आपको मिनिमम 7 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा। और लास्ट के जो मैंने पॉइंट्स दिए एकदम छोटे छोटे दे दिए ना आपको, 7 पॉइंट आप लिखोगे। सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये तो कंपलसरी लिखना है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कंपलसरी लिख दिया, एक्सचेंज बैंक कंपलसरी लिख दिया, रीजनल रूरल बैंक कंपलसरी लिख दिया। तो सेविंग्स बैंक में है ही क्या, ये देखो मैंने एग्जाम्पल दिया है। एग्जामिनर एग्जाम में भी तुम लोगों को ऐसे लिखना है। मैं क्या कर सकता था, एग्जाम्पल उसके आगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट, कॉमा कॉमर्शियल बैंक, कॉमा कोऑपरेटिव बैंक लिख के एक लाइन में खत्म कर सकता था ना बच्चों। लेकिन मैंने क्या किया, नीचे नीचे लिखा। तो आपको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और नीचे नीचे लिखना पड़ेगा। तो ये जगह ज्यादा नहीं लिया हुआ, आपके पेजेस ज्यादा नहीं जा रहा है। मैंने कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि सामने वाले को लग रहा है कि भाई ज्यादा लिख दिया हमने। तो कम से कम 7 से 8 पॉइंट तो आपको लिखना ही है बच्चों। बाकी के 2 आप देखोगे तो ये 2 तो पॉइंट तो छोटे छोटे ही हैं। तो आप पूरा लिखो, ये 9 के 9 पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फटाफट लिख के हो जाएंगे आपके। और कंक्लूजन लिख देना, तो आपको क्या होगा, पूरा 10 में से 10 मार्क्स, सॉरी 8 में से 8 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो होप टाइप्स ऑफ बैंक सबका क्लियर होगा। अगला जो लेक्चर मैं आपके लिए बनाने वाला हूं वो है फंक्शंस ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो अगले लेक्चर को ध्यान से देखना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पे आज का सेशन अपना करते हैं कंप्लीट। ऑल द वेरी बेस्ट। अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ो बच्चों, एग्जाम को अच्छे से रिवाइज, एग्जाम के लिए अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू सो मच ऑल।